फेंको। जोखू काका, इतना गुस्सा मत कीजिए। इस खेल में सबसे ज्यादा शांत दिमाग और मन होना चाहिए। शांति से खेलिए। ठीक है भीम, अब की बार गलती ना होएगी। फेंको। नटवर भाऊ, इस बार गेंद छोड़ना नहीं। अरे क्या नटवर भाऊ, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? हर बार गेंद छोड़ देते हो। यार मेरे को हाथ में चोट लगी है और आपको गेंद पकड़ने की पड़ी है। कोशिश तो कर रहा हूँ ना, नहीं हो रहा, क्या करूँ? नटवर भाऊ, ये हमारा युद्ध है। युद्ध में चोट लगती है, फिर भी युद्ध लड़ना ही होता है जीतने के लिए। वो लोग हमें इस बात पर चाल वापस नहीं देंगे कि हमने कोशिश की थी। उसके लिए जीतना पड़ेगा। जीतने के लिए खेलिए। ठीक है भीम, इस बार गेंद रोक लूंगा। एक और। जल्दी भागिए काका, इतने आराम से नहीं। अरे भीम, अब हमारी उम्र तुम्हारी तरह नहीं है ना, हम तो अपने हिसाब से ही दौड़ेंगे। और फिर भीमराव, इस उम्र में इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ा जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा काका, टीम में सबकी उम्र एक ही होती है, खिलाड़ी की। दौड़ना पड़ेगा आपको, दौड़िए जोर से। आउट 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 आउट। अरे लेकिन हम तो भीम से बात कर रहे थे। हाँ, ऐसा ही होता है काका। देखिए, जब तक आप डंडियों के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक रुकना नहीं है, किसी से बात भी नहीं करनी है, दोनों तरफ पहुंचना होगा, नहीं तो कोई ऐसे ही आउट कर देगा। हितेश काका, मुझे भी गेंद दीजिए, मुझे भी गेंदबाजी करनी है। पिद्दी कहीं का। तेरा दिमाग खराब हो गया पिद्दी। हम भी गेंदबाजी करेंगे। अरे तेरे हर गेंद पर वो छक्का मारेगा। जा गेंद पकड़ ठीक से, जा। भीम भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपको भी सुनार सेठ ने पिद्दी कहा था। आपने अपने आप को साबित करके दिखाया। मुझे भी अपने आप को साबित करके दिखाना है भीम भैया। जा गेंद पकड़, साबित करे। चलो चलो चलो, खेलने चलो। सब लोग तैयार है तो चलो, मैदान पर समय पर पहुंचता है। हाँ बाबा। जीजा भाई, सबके लिए चाय बना दो, चाय पीकर खेलने जाएंगे। हाँ जीजा भाई, थोड़ा दूध पड़ा है, सबके लिए चाय बना दे जा। जलाने के लिए लकड़ियां मांगी थी, वो तो नहीं लाए, लेकिन चाय चाहिए। बिना लकड़ियां जलाए चूल्हे में क्या हाथ डालकर चाय बनाऊं?
चलिए चलिए सब लोग, अभी संकल्प की चाय पीकर जाते हैं यहाँ से। लेकिन हम खेलेंगे कैसे? क्यों, क्या हुआ? बल्ले नहीं मिले, इधर ही रखे थे। हैं? नहीं मिल रहे मतलब? होंगे ना इधर ही, ढूंढो। उधर ही रखे थे। चलिए हम यहाँ नीचे देखिए, उसके नीचे देखिएगा। कहाँ चला गया आप? इधर देखा? मिला रमा? बैट मिली? नहीं मिला। कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं ले ली? यहाँ कौन लेगा? हितेश काका, सच सच बताइए बल्ले कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम, मैंने कभी देखा ही नहीं, तुम मुझे ही पकड़ रहे हो। देखिए हितेश काका, आपके सिवा ये सब कोई नहीं कर सकता। अरे क्या बात कर रहे हो? बाला, क्यों? कोई और कुछ क्यों नहीं कर सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब आप चाय मांग रहे थे तब शायद ये भूल गए कि चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। ये रात को ही बताया था मैंने आपको। बल्ले जलाकर चाय बना दी मैंने। सब भाई, बाबा नहीं, बाबा मेरे रास्ते से नहीं बाबा नहीं। इन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया। आप क्यों गलत करने जा रहे हैं? मैं ये खुद नहीं बताती तो मुझ तक कोई पहुंच भी नहीं पाता। मैंने बल्ले जलाए, ये मैंने खुद बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि सबको पता चले कि मैं क्या चाहती हूँ। भैया भैया, ये समय नहीं है इसके साथ बहस करने का, और आप इससे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? शांत हो जाइए। जीसा भाई, ये खेल खत्म हो जाने दो, फिर देखता हूँ। एक हारा हुआ व्यक्ति क्या बताएगा मुझे? सब खेल खेल कर आओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। आप क्या बताएंगे फिर? अरे सब लोग जल्दी चलो, टॉस का समय हो गया, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वकील साहब, बल्ला ही नहीं बचा, खेलेंगे कैसे? मनोहर की अगली गेंद, नरोत्तम ने उसको प्ले कर दिया है और रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने विकेट कीपर राम जी को फेंका और राम जी ने उन्हें आउट कर दिया। तो ऊंची जाति की टीम का पहला विकेट गिरता है प्रभाकर की रूप में। बहुत बढ़िया, क्या शानदार बल्लेबाजी की है। और जो दूसरे बल्लेबाज आ रहे हैं उनका नाम है देवेंद्र। नरोत्तम जोशी का निजी स्कोर हो गया है 48 और वो सिर्फ 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। मनोहर नरोत्तम जोशी को गेंद डालते हुए, और 2 रन, और ये शानदार अर्धशतक पूरा हुआ नरोत्तम जोशी का। शाबाश! क्या बात है। 14 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर हुआ है 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से 76 रन नरोत्तम जोशी ने बनाए हैं। और ऐसा लगता है कि नरोत्तम जोशी अकेले अपने ही बलबूते पर ये मैच लेकर जाएंगे। कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया था कि भीम की काबिलियत नरोत्तम जोशी के बराबर की है,
पर लगता है वो भ्रम दूर हो गया। ये देख के झाड़ू नहीं लगा सकते क्या? अरे भाऊ, अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ऊंची जात और छोटी जात के लोगों के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा है। अच्छा, चलोगे देखने? अरे क्यों नहीं, देखेंगे कि हम ऊंची जात वाले छोटी जात वालों को कैसा धूल चटाते हैं। तो चलो फिर देखते हैं, मजा आएगा। चलो। मैं भी जाता हूँ देखने। अरे क्या देखने जाओगे भाई? ऊंची जात वालों से हमारा क्या मुकाबला? हमारी जात वाले तो वैसे भी हार जाएंगे ना। हमारी जात भले ही हार जाए, लेकिन पहली बार ऊंची जात वालों को चुनौती देने के लिए खड़ी हुई है। बोल तो सही रहे हो। चलो मैं भी चलता हूँ देखने। चलो। भीम, अब मैंने तो सोचा था नरोत्तम के आउट होते ही सब खत्म हो जाएंगे ये लोग, लेकिन इनमें तो सबके सब खिलाड़ी भरे हुए। पिछले 3 ओवर में इन्होंने 27 रन बना दिए। अब गेंदबाजी कौन करेगा इनको? मैं करूंगा गेंदबाजी। नहीं, आप गेंदबाजी क्यों करोगे? क्यों? आपको अभी तक एक विकेट भी नहीं मिली है, सबसे महंगे साबित हुए हो। आप गेंदबाजी करने नहीं चाहोगे। तुम भीम की टीम में शामिल होकर खेलो ताकि उसे खेलते हुए दिखाई दो, और खेल का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है उस हिस्से में तुम हम लोगों के लिए खेलोगे, और उसके बदले मैं तुम्हें एक अलग से खोली दे दूंगा। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मेरी निष्ठा उनसे मिली हुई है। मैं निष्ठा की बात नहीं कर रहा हूँ, और इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं करनी है। बाबा, फिर कौन गेंदबाजी करेगा? मुझे भी गेंद दीजिए, मुझे भी गेंदबाजी करनी है। भीम भैया, मुझे भी अपने आप को साबित करके दिखाना है। दीपक! भीम, ये तो बच्चा है। ये बच्चा करेगा गेंदबाजी? अच्छा, ये छोटू करेगा बॉलिंग। आओ, करो बॉलिंग। देखो कैसे बाउंड्री पार मारता हूँ। बाबा, किसी भी लड़ाई में आत्मविश्वास नाम का एक हथियार भी होता है, और दीपक में मुझे कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास दिखता है। एक बार इसे गेंदबाजी देके देखते हैं क्या करता है। ले चल। अरे ये क्या, चाल वालों की टीम की ओर से एक बच्चा आया है बॉलिंग करने। भीम, दीपक अभी बच्चा है। भीम, मैं क्या कह रहा हूँ, दीपक को रहने दो, मैं जाता हूँ। नहीं काका, मुझे ऐसा लगता है कि दीपक को मौका दे के देखते हैं, शायद कुछ करेगा। आप बाद में जाइए। जा दीपक। कर सकता है दीपक। और अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं ओ एक छोटा सा नादान बच्चा जिसका नाम है दीपक। अरे, जो बच्चा पैड पहनकर चल नहीं पा रहा वो रन के लिए क्या दौड़ेगा? कर लेगा तू, हाँ? मुझे एक दौड़ लगा के दे। आउट कर दो, चलो। और ये नरोत्तम जोशी तैयार दीपक को गेंदबाजी करने के लिए। नरोत्तम जोशी भागे, उन्होंने बॉल डाली और ये क्लीन बॉल।
और इसी के साथ छोटी जात वाली टीम यानी भीमराव की टीम का स्कोर हो गया है 5 ओवर की समाप्ति पर 16 रन और 4 विकेट। भीम, अब हम ज्यादा खेलें। जोखू काका, आराम से खेलिए। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं जोखू। और जोखू को गेंदबाजी करेंगे देवेंद्र। देवेंद्र ने गेंद डाली, वो मारने के लिए आ गया है और उन्हें ये गेंद लग गई है। काका, जोखू, देवेंद्र बॉल डालते हुए और जोखू ने उस बल्ले को घुमा दिया है। संघर्ष है जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। देवेंद्र फिर से तैयार गेंद डालने के लिए। देवेंद्र ने गेंद डाली और जोखू ने उस बल्ले को घुमा दिया है इस जग से और ये छक्का। तुझसे तेरा संग्राम। वाह काका, बढ़िया। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और जाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है बुझने ना देना मन की मशाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरोत्तम जोशी ने गेंद डाली, जोखू ने मारने की कोशिश की, वो क्रीज के बाहर आए और विकेट कीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया है और चाल वाली टीम की एक और विकेट गिर चुकी है। और जोखू के आउट होते ही चाल के जाने का मातम भीमराव के चेहरे पर साफ नजर आने लगा है। बढ़िया भीम, ऐसे ही।
नरोत्तम इसके सर पर गेंद मार। अब असली खेल शुरू होगा। सामने बैट लिए भीमराव हैं और बॉल लिए नरोत्तम जोशी। नरोत्तम जोशी गेंद डालेंगे, बल्लेबाज भीमराव को। नरोत्तम जोशी ने गेंद डाली और यह भीमराव का छक्का। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने बहुत बढ़िया भीम, बहुत बढ़िया। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। भीम, ऐसे ही सोच समझ करके खेलो। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले, बुझने ना देना मन की मशाले। नरोत्तम जोशी गेंद डालेंगे बाला को और ये बाला आउट हो गए हैं। बढ़िया बढ़िया। और स्कोरबोर्ड की ओर नजर डालें तो कुल बचे हैं 6 ओवर यानी कि 36 गेंदें और बनाने हैं 43 रन चाल वाली टीम को। हालांकि विश्वास नहीं था कि चाल वाली टीम 110 रन बना लेगी। अब ऊंची जात वाली टीम पर दबाव बन रहा है। देखते हैं कि वो गेंदबाजी कैसे करते हैं। अब गेंदबाजी की कमान संभाली है देवेंद्र ने और उनकी गेंदों का सामना करेंगे राम जी। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। बाबा! ओ, लगता है राम जी की बूढ़ी हड्डियों ने जवाब दे दिया। बाबा भैया, बाबा पापा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? पानी पानी लाओ, दो जल्दी। बाबा कहा था मैंने ये खेल मत खेलिए, लेकिन नहीं सुनते हैं आप मेरी। अब बैठे रहिए जीवन भर घुटने पकड़कर। चुप। यहाँ दांव पर सबका आत्मसम्मान और भविष्य लगा है और तुम बक बक किए जा रही है। चुप एकदम। अरे जीजाबाई के चुप रहने से राम जी उठ करके खड़ा नहीं हो जाएगा। देखो कैसे बेचारा घुटना के दर्द से करा रहा है। क्या राम जी, हाँ? खेलने लायक हो या हार मानकर उसकी घोषणा करते हो? बोलो। लगता है कि राम जी की पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो आगे खेल नहीं पाएंगे, वापस अपने खेमे में ही जाएंगे। इस राम जी का पैर टूट ही जाए तो समझो खेल ही खत्म। समझिए कि टूटा ही है। अब राम जी कहाँ उठ पाएगा? अरे सर, बोलिए कि राम जी को उठा के बाहर ले जाए। खेल में खलल पड़ रहा है। वो बाहर जाएंगे तभी तो खेल शुरू होगा। अगर राम जी खेल पाने की स्थिति में ना हो तो वो अपने खेमे में जाए
और दूसरे खिलाड़ी को उनकी जगह पर भेज दें। और ये क्या, अभी भी क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ नहीं पाए हैं। रामू ने और भीमराव ने मिलकर दूसरा रन भी ले लिया है। और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए। अब बची है एक गेंद और 2 रन बनाने हैं। भीमराव, कल की हार के लिए तैयार हो जा। मैं रमाबाई हूँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। आज से मैं आपकी पत्नी भी हूँ और रक्षक भी। और अब इस ओवर की और इस मैच की आखिरी गेंद चाल वाली टीम को जीतने के लिए बनाने हैं 2 रन, जबकि नरोत्तम की टीम को या तो 1 विकेट लेना है या तो इस गेंद को खाली जाने देना है। उसे हराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसे नायक मानने वालों का मनोबल टूट जाए। उस छोटी जात के भीमराव को तो मैं कभी जीतने नहीं दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मैं तुम्हें हराकर तुम्हारे चौल वापस पाने की उम्मीद पर पानी फेर दूंगा। नरोत्तम, जल्दी गेंद फेंको, आउट करो, आउट। नरोत्तम, यहाँ बॉल फेंको, जल्दी 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 फेंको। आउट करो, आउट नरोत्तम, आउट करो।
आप ऐसे भाग नहीं सकते। भुवन काका की हत्या के जुर्म में आपको सजा मिलनी ही चाहिए। भीमराव, देखो, मुझे जेल भेजने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, या फिर कहो तो एक शुद्धिकरण की विशेष पूजा करवा के तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ऊंची जाति की मान्यता दे देता हूँ। पर मुझे जाने दो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। नहीं साहब, ये भीमराव न्याय के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं करता। आपको अभी मेरे साथ थाने चलना होगा और आत्मसमर्पण करना होगा। नहीं चलोगा तो क्या कर लोगे? और वैसे भी क्या सबूत है कि मैंने भुवन को मारा है? सबूत बहुत है। बहुत सबूत है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास? सिर्फ यूं ही बकवास कर रहे हो तुम लोग। सबूत है और मैं गिनाता हूं सबूत। सुनिए, सबूत 1, जब भुवन मरा था उसके बाद चिट्ठी मिली थी। ये देखो, उस चिट्ठी पे हैंडराइटिंग तुम्हारी है। सबूत 2, जब तुम सब मिलकर रात में भुवन को लटका रहे थे, उसे लटकाते हुए भी तुम्हें किसी ने देखा था। अब ये अगर हम कोर्ट में दिखा दे तो आपकी सजा तो तय है, बाकी मर्जी आपकी। साहब, आपने हमसे हमारी चाल छीन ली, हमें बेघर कर दिया। गलत किया आपने, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत आपने ये किया, आपने हमारे भुवन काका को मार दिया। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी से जिंदगी लेने का भी हक नहीं होता है हमें। अरे थोड़ा जल्दी करो भाई। तुम सब लोग यहाँ? अरे तुम अभी तक ही आए हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे पता तो चल गया होगा ना, ये चाल उल्लास सेठ से हम लोगन का वापस मिल गई है। अब उल्लास सेठ तो गया जेल में, तब तुम लोग भी निकल रहे हो यहाँ से जल्दी जल्दी। चलो। हाँ, तुम लोग निकल रहे हो या धक्के मार के निकाले? काका, इस तरह से बात मत कीजिए। इनकी क्या गलती है? इनको जैसे आदेश मिले वैसे इन्होंने अपना काम किया। ए भीम, ज्यादा ज्ञान न दे है। हम आजो तो से उतने नफरत करत हैं जितना पहले करत रहे। और ये चाल जौन है ना, वो हम सबके मेहनत से वापस मिली है। ये बात याद रखना। सही कह रहे हो जोखो, याद रखना भीम। आप अभी जाइए यहाँ से। चलो। चलिए, अपना अपना सामान अपने घर रख के आते हैं और हम सब मिलकर चाल साफ करेंगे। चलो 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 चलो। फीजा भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि भीम से इतनी नफरत करने के बावजूद भी तुमने भीम का ही तरीका अपना लिया। भैया, हमारा भीम है ही ऐसा, कोई चाहे या ना चाहे, भीम का असर तो होना ही है उस पर। पता है, न जाने भीम ने कितने दरवाजों पर खड़े रहकर अंदर जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो,
लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरे बाबा की पेंशन चालू नहीं होती है। जीजाबाई भी वही कर रही है। जाओ, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो अपनी ही ना, उसे अंदर लेकर आओ। आप मुझे डांटकर, ये पैसे देकर या जबरदस्ती से यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगी। इसी तरह बाला भैया भी घर आ जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा ना। जरूर आएंगे, तुम देखना रमा, एक दिन बाबा बाला भैया को भी ऐसे ही घर वापस ले आएंगे। आप कह रहे तो बाबा ले भी आएंगे बाला भैया को, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं। सुनो, ये भीम को माला पहना करके उसको महान साबित करना चाहती है। हा? क्या अकेले उसने ही खेल जितवाया है? जोखू, तुम अपने सर पर पहले इस पट्टी को देख लो। तुमने खेल को जीतने के लिए अपने सर को फोड़वा लिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें सफलता की माला नहीं पहनाएगी, बल्कि सफलता की माला इस भीमराव को पहनाएगी। हितेश, तू ये नाटक मत कर। हाँ हितेश भाव, जीत का असली हकदार भीम ही है, इसलिए जीत की माला भीमराव को ही पहनानी चाहिए। ना ना, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं। अच्छा राम जी, मैं मानता हूं कि मेरी नीयत बहुत ही खराब है, लेकिन बाकियों की नीयत तो ठीक है। सबने अच्छे से खेला, जिससे जो हो पाया सबने किया, लेकिन जीत की माला केवल भीम पहने। अरे भीम का सम्मान है या हम सबका अपमान? इतना विश्वास था हमें तुम लोगों पर, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? हमारी नाक कटवा दी। जब सर झुकाए खड़े हो यहाँ, सोचो सोचो, तुम सबको उस छोटी जात वाले भीमराव से बदला लेना है या नहीं, या फिर जीवन भर अपना ये मुंह छुपाते हुए फिरोगे? नहीं, हम बदला लेंगे। हम तो चाहते ही हैं बदला लेने के लिए भीमराव को मार ही डालें। नहीं, जान नहीं लेनी है। मछली को पानी से दूर कर दो तो वो खुद ब खुद तड़प तड़प के मर जाएगी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग उस भीमराव को उसकी पढ़ाई से दूर कर दो, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? कर लेंगे, सब कर लेंगे प्रचंड देव जी। कल का क्रिकेट मैच जीतकर उस भीमराव ने अपने लिए मुसीबत और बढ़ा ली है, क्योंकि आज से जो मैच शुरू हो रहा है उसमें आप होंगे हमारे कप्तान, खिलाड़ी होंगे हम सब,
और विपक्षी होगा वो भीमराव। और प्रचंड देव जी, इस मैच में उस भीमराव को हारना ही होगा। मुझे किसी भी तरह से उस भीमराव को उसकी औकात दिखानी है, और ये मैच वो हारेगा। तुम लोग जाओ और कॉलेज में ऐसा कुछ करो कि उस भीमराव की पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो सयाजी महाराज, वो भीमराव को छात्रवृत्ति तो दे सकते हैं, लेकिन उस भीमराव के लिए नया कॉलेज नहीं खुलवा के दे सकते हैं वो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी आज से मैं उस वकील के यहाँ तो जाऊंगा नहीं, तो कॉलेज जाता हूँ और उस भीमराव को आईना कैसे दिखाना है इस पर रणनीति बनाता हूँ। आज ही भीमराव की पढ़ाई रोकने का कार्य शुरू कर देते हैं। चलो, प्रणाम। इस मंदबुद्धि भीमराव को सबसे ज्यादा घमंड किस चीज का है पता है? किस चीज का? इसकी पढ़ाई का। इसकी पढ़ाई रोकनी होगी, तभी हमारा बदला पूरा होगा। लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? हाँ, इसे रोकेंगे कैसे? इस तरह से कोई दुकानदारी को रोड के बीचों बीच लगाता है? बंद करो इसको फौरन। तुम भी इसको हटाओ। पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है तुम लोगों ने। आने जाने वाले को प्रॉब्लम होता है, समझता है तुम लोग। पता है ये कौन है? कौन है ये? ये है उस मंदबुद्धि भीमराव की पढ़ाई में बाधा। लेकिन ये भीमराव को कैसे रोकेगा? ऐसे भीमराव, पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़ो। मैं क्या सोच रहा था, मतलब देखो, ये सर्कस क्रिकेट, ये क्रिकेट की टीम तो तुमने बना ही ली है, और मैं क्रिकेट प्रेमी। तो एक काम करते हैं, सुबह से शाम क्रिकेट खेलते हैं, और इस बार मैं क्रिकेट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जोशी जी, हम आप जैसे कमजोर टोली के साथ नहीं खेलते हैं। बदतमीजी, मूर्ख। ये तेवर कहीं और रमाबाई, क्योंकि कॉलेज हो गया है बंद, और अब कब खुलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। और तब तक तेरा ये पति कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता। भीमराव, कॉलेज का बंद होना हमारी जीत है, जीत नरोत्तम जोशी की। और मेरी ये जीत तेरी उस क्रिकेट मैच में हुई जीत से बहुत बड़ी है भीमराव, समझा? Listen, जब केस खत्म हो जाए तब आना। जाओ। नहीं सर, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता मैं। मुझे पढ़ना है, और हमारी क्या गलती है इस सब में? कुछ लड़कों की वजह से बाकी के विद्यार्थी पढ़ाई का नुकसान क्यों सहे? सहना तो पड़ेगा, जैसे मैं सह रहा हूं। Stop in. Stop in. सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई बंद करने से आपको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ। देखिए सर, मुझे पढ़ना है,
पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए और वो मेरा हक भी है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। क्या कर सकते हो? हाँ? बोलो, क्या क्या कर सकते हो भीमराव? राम सर, भीमराव आज तुम बता ही दो, बता दो कि तुम क्या करने की धमकी दे रहे हो। पता है कितने बड़े अधिकारी हैं ये? हाँ? बोलो, क्या करोगे? नरोत्तम जोशी, तुम बीच में मत बोलो। बताओ क्या करोगे? अगर नहीं बताएगा तो मुझ पर अटैक करने के जुर्म में मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे सर, तो मैं भी आपके खिलाफ केस करूंगा। कार्रवाई के नाम पर सब विद्यार्थियों की पढ़ाई आपने बंद की है। तो तुम हम पर अब केस करेगा? करो, हम भी देखता कि हमारे खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करता है। अब तो फैसला होगा सीधा तुम्हारे और हमारे बीच। भीमराव, कैसी बात कर रहे हो तुम ये स्वयं सरकार चलाते हैं, तुम इन पर केस कैसे करोगे? हैं? नहीं, कोई पुलिस कप्तान इन पर एफआईआर नहीं लिखेगा। सर, यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये सरकार चलाते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा समझ आना चाहिए कि संतुलन के साथ हर चीज कैसे संभाली जाती है, लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रहा है और मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझे पढ़ना है सर। कॉलेज खुलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। जाओ जाओ, जो करना है करो, हम भी देखेगा कि तुम हमारा क्या बिगाड़ता है। जाओ, उधर रखो। सर, एफआईआर लिखवानी है। किसके खिलाफ? अंग्रेजी अधिकारी है, बड़े पद पर है। उनका नाम स्टीवन मार्टिन। क्या? स्टीवन मार्टिन? इतने बड़े अधिकारी? क्या बात कर रहे हो भीमराव? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? जिनका तुम नाम ले रहे हो वो यहाँ आकर मेरी नौकरी खा सकते हैं। इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ मैं एफआईआर नहीं लिख सकता। लेकिन वो गलत कर रहे हैं सर। वो चाहे जितने बड़े पद पर हो, लेकिन अपने पद का इस्तेमाल ऐसे गलत तरीके से नहीं कर सकते। देखो, ऐसा है, वो बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम अब जाओ यहाँ से, और वो जो कर रहे हैं वो बस देखते रहो। देखता रहूं? ऐसे कैसे देखता रहूं? ये चिट्ठी महाराज को दे दीजिए। इसमें लिखा है कि सयाजी महाराज पर मानहानि का दावा तभी किया जा सकता है जब अदालत में यह साबित होगा कि अंग्रेजी अधिकारी सही है और महाराज से छात्रवृत्ति मिलने वाला भीमराव यानी मैं गलत। और अगर अदालत का फैसला अंग्रेजी अधिकारी के पक्ष में आता है तो उन्हें जरूर 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जानी चाहिए और उसका सब खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बस महाराज को यह दे दीजिए और इस पर महाराज का जवाब भी मुझे बताइएगा। ठीक है। भीम बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं,
रूस अधिकारी के बीच में नहीं रही, बल्कि इस लड़ाई में अब बहुत कुछ दांव पर लग गया है और जिसमें शामिल हुई है सयाजी महाराज और उनकी प्रतिष्ठा। नहीं, अभी जो कहा दोबारा मत कहिएगा, और अगर कहिएगा अकेले में जाकर कहिए, क्योंकि मैं अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुन सकती हूँ। नहीं सुन सकती तो कान बंद कर लो। आई मैं मजाक नहीं कर रही। सास बहू के बीच में लाखों मतभेद होते हैं, रूठना, मनाना, झगड़े सब होता है, लेकिन फिर भी रिश्ते रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति एक ही होता है। लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मेरे पति मायने ही नहीं रखते, इसलिए आगे से अगर आप उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं जवाब देते समय ये याद नहीं रखूंगी कि आप मेरी सास है। और आई, मैं अपने पति की कसम खाकर कहती हूँ, मैं मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती हूँ। सर, आप यहाँ? भीम, आज ऑफिस मत आना। तुम्हारे कॉलेज का एक विद्यार्थी और मेरे मित्र में कुछ हो गया। कॉलेज के परिसर में ही अदालत लगी हुई है, मैं वहीं सुनवाई के लिए जा रहा हूँ। स्टीफन मेरे बहुत पुराने दोस्त है। दोस्त क्या, इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैंने वकालत शुरू की थी तब बहुत मदद की थी इन्होंने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक लड़के के खिलाफ तुमको मजबूती के साथ केस लड़ने की तैयारी करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ। जी। लो, वकील साहब को सब कुछ पता चल गया और वो खुद ही भीम भाव के समर्थन में आ गए। अब भीम भाव को कोई नहीं हरा सकता। अंदाजा गलत निकला तुम दोनों का। अब यही वकील भीम के खिलाफ भी लड़ेगा और उसे हराएगा भी। वैसे भीम, तुम्हारे कॉलेज में अभी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, अदालत भी कॉलेज में ही लगी है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, कार्रवाई भी देख लेना। नहीं वकील साहब, हम दोनों भाई किसी और काम से जा रहे हैं, आप जाइए। ठीक है। चल भी। रमा, क्यों चिल्ला रही हो? सुन, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी आने में देरी हो जाएगी। खाना बना के रखा है तो जाके निकाल के खा लेना। ठीक है। दलिया माँ। हाँ, हमाओं को बाजार में कुछ काम है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ चल चलो। दलियम्मा, दलियम्मा, मैं भी चलता हूँ। चल चल आवत है हम। हाँ चल। सब नाटक है, कोई बाजार वाजार नहीं जा रहे, सब जा रहे हैं भीम के कॉलेज में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। सही कह रहे हो हितेश भाऊ। फिर यहाँ बैठे से क्या होगा? हैं? चलो हम लोग चला था ना। अरे देखें तो सही कि भीम अपने वकील सर के सामने कैसन हारत है। हाँ हाँ, चलो चल के मजे लेते हैं। चलो चलो। भीमराव उनके यहाँ सहायक की नौकरी करते हैं या नहीं? जज साहब, भीमराव जैसे स्टूडेंट जिनके लिए पढ़ाई उनकी सांसों की तरह है, उनकी पढ़ाई रोकना उनकी सांस रोकने जैसा होगा। और इससे ऐसे विद्यार्थी की मौत हर रोज होगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, आप और हम। और इसीलिए हम दरखास्त करते हैं कि कॉलेज जारी रखा जाए।
दैट्स ऑल योर। साहब, 1.5 साल पहले एक दंगा हुआ था, शहर बंद कर दिया गया। 1 महीने के बाद शहर खुला और इस 1 महीने में करीब 150 लोग मर गए। सरकारी रिपोर्ट है, क्योंकि शहर बंद था उन्हें काम नहीं मिला। तो क्या शहर बंद करना गलत था? और अगर गलत था कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है ये सही था। सही इसलिए था क्योंकि शहर बंद रहने से भले ही 150 लोग मर गए, लेकिन शहर मरने से बच गया। उसी तरह संभव है कि कॉलेज खुला रहने से प्रशासन की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और ये हमेशा के लिए नहीं कह रहे, बस कुछ दिनों की तो बात है। और कुछ दिनों के लिए सब कुछ अपने नियंत्रण में एक अधिकारी तो कर ही सकता है। सरकारी वकील के पास और कोई दलील हो तो बताएं। नो सर, थैंक यू।